संरचना और कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ लिया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लेना। तो आज हम बायोलॉजी की नेक्स्ट वीडियो कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम मानव की सभी हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे और सभी को हम डायग्राम से समझेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो पहले आप वीडियो को देखें और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर कंकाल तंत्र कहते किसे हैं। तो हमारे शरीर को निश्चित आकार एवं आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे यानी कि स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। तो बिना ढांचे के शरीर ना तो चल फिर सकेगा और ना ही कार्य कर सकेगा। तो यही ढांचा कंकाल तंत्र कहलाता है, जिसे इंग्लिश में हम स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। तो कंकाल तंत्र का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि कंकाल तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। और हड्डियों के ऊपर जो मांसपेशियां होती हैं, जिन्हें हम मसल कहते हैं, मसल के कारण ही हम अपनी हड्डियों को हिला डुला सकते हैं। तो मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं, तो 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। कई बार एग्जाम में लिखा होता है कि 650 के करीब पाई जाती हैं, 600 के ऊपर पाई जाती हैं, तो वो भी सही होगा। आपको इतना याद रखना है कि 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। अगर ऑप्शन में इसके नियर अबाउट दिया हो तो वो भी टिक कर देना, पर आपको याद रखना है कि एग्जैक्ट कितनी है। तो 639 मांसपेशियां इंसानी शरीर में पाई जाती हैं। तो जो हमारा शरीर है ना, इसकी सबसे ऊपरी सतह क्या है, हमारी स्किन यानी कि त्वचा। अगर त्वचा को हटा दिया जाए तो क्या आ जाएगा, तो त्वचा के नीचे हैं मांसपेशियां यानी कि मसल। त्वचा को हटा दें तो मांसपेशियां आ जाएंगी, और इन मांसपेशियों को हटा दिया जाए तो मांसपेशियों के अंदर क्या है, तो हमारी हड्डियां, जिन्हें हम कंकाल तंत्र कहते हैं। तो कंकाल तंत्र के ऊपर मांसपेशियां होती हैं और मांसपेशियों के ऊपर हमारी त्वचा होती है। तो कंकाल तंत्र के कार्य क्या हैं, तो कंकाल तंत्र शरीर को मजबूती और आकार प्रदान करता है, और ये शरीर के अन्य आंतरिक अंगों की भी रक्षा करता है। कंकाल तंत्र के अंदर ही हमारे शरीर के कई महत्वपूर्ण अंग हैं, जैसे हमारा दिल, फेफड़ा, ये सभी क्या हैं, हमारे कंकाल तंत्र के अंदर ही हैं। तो कंकाल तंत्र क्या करता है, हमारे आंतरिक अंगों की रक्षा करता है, और यह पेशियों की सहायता से संपूर्ण शरीर को गति प्रदान करता है। तो मांसपेशियों की सहायता से हड्डियों के ऊपर क्या है, मांसपेशियां होती हैं, जिनकी सहायता से हम अपने शरीर को हिला डुला सकते हैं। तो हमारे शरीर को ये गति प्रदान करता है। और रक्त कोशिकाओं का भी निर्माण होता है। तो जो हमारी अस्थियां होती हैं यानी कि हमारी हड्डियां होती हैं, तो हड्डियों के अंदर अस्थि मज्जा होता है, बोन मैरो होता है, जहाँ पर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, जो कि हमारे ब्लड का पार्ट है, मैं आपको ब्लड वाले चैप्टर में बताऊंगा, तो इसकी फॉर्मेशन भी यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी की फॉर्मेशन भी हड्डियों के अंदर अस्थि मज्जा में होती है। उसके बाद आगे देखते हैं। तो हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करने वाला जो उत्तक होता है, टिश्यू होता है, उसे टेंडन कहते हैं। याद रखिएगा, जो हमारी हड्डियों को मसल से जोड़ने वाला टिश्यू है, उसे क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। और हड्डियों को हड्डियों से कनेक्ट करने वाला उत्तक लिगामेंट कहलाता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, जो लिगामेंट है ये हमारी हड्डियों को हड्डियों से कनेक्ट करता है, और जो टेंडन है ये हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करता है। तो ये पूछा जाता है कि बताइए, हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला उत्तक कौन सा है, तो उसका नाम है टेंडन। और हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला उत्तक कौन सा है, तो उसका नाम है लिगामेंट। उसके बाद देखते हैं अस्थि, बोन, कि आखिर हड्डी होती क्या है। हड्डी को ही अस्थि कहते हैं। तो अस्थि एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी उत्तक होता है, और ये शरीर को प्रोटेक्शन और मूवमेंट प्रदान करता है, और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन करने के भी काम आता है। मैंने आपको बताया था कि अस्थि के अंदर ही अस्थि मज्जा होता है, जहाँ पर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की फॉर्मेशन होती है। और जो हमारी बोन होती है ना, ये अपने अंदर मिनरल को स्टोर करके रखती है। कौन कौन से मिनरल होते हैं,
तो मुख्य रूप से कैल्शियम और फास्फोरस इसके अंदर पाई जाती है। कैल्शियम क्या करती है? हड्डियों को मजबूती प्रदान करती है। तो बोन के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं। ज़्यादातर इसमें कैल्शियम ही पाया जाता है और कैल्शियम का काम होता है इसको मजबूती प्रदान करना। और हड्डियों के अंदर जो उपस्थित सेल होते हैं ना, उन्हें ओस्टियोसाइट कहते हैं। याद रखिएगा, हड्डियों के अंदर उपस्थित सेल को क्या कहा जाता है? ओस्टियोसाइट कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं उपास्थि, कार्टिलेज। तो उपास्थि क्या होती है, यानी कि कार्टिलेज क्या होती है? तो उपास्थि एक विशेष प्रकार का संयोजी ऊतक है। यह जोड़ों को नरम करने, हड्डियों को सरकने और घूमने के लिए एक चिकनी सतह प्रदान करते हैं और उन क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने का काम करते हैं जहां पर लचीलेपन को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये हमारी घुटने की हड्डियां हैं। तो घुटने की हड्डियों के बीच में आप देख रहे हैं कार्टिलेज पाया जाता है, उपास्थि पाई जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर थोड़ा लचीलापन आता है। तो कार्टिलेज का काम क्या होता है? हड्डियों को घूमने और चिकनी सतह प्रदान करने के लिए, उसमें लचीलापन बनाए रखने के लिए उपास्थि की ज़रूरत होती है, कार्टिलेज की ज़रूरत होती है। और जो उपास्थि होती है ये हड्डियों के मुकाबले नरम होती है। हड्डियाँ काफ़ी मजबूत होती हैं, पर जो उपास्थि होती है ये काफ़ी नरम होती है। तो जो हमारी नाक है इसमें भी उपास्थि पाई जाती है, और जो हमारा कान होता है इसके बाहर का जो नरम हिस्सा होता है ये भी उपास्थि का ही बना होता है। तो कार्टिलेज में उपस्थित जो जीवित सेल होते हैं इनको कॉन्ड्रियोसाइट कहा जाता है। तो हड्डी के अंदर जो सेल होते हैं उन्हें ओस्टियोसाइट कहा जाता है, और उपास्थि के अंदर जो सेल होते हैं इन्हें कॉन्ड्रियोसाइट कहा जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं, तो जो एक नवजात शिशु होता है, यानी कि न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसमें 300 से ज़्यादा हड्डियां पाई जाती हैं। पर आगे चलकर जब यही नवजात शिशु एक मैच्योर यानी कि वयस्क शरीर बनता है तो इसके अंदर 206 हड्डियां हो जाती हैं। पहले जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो उसमें 300 से भी ज़्यादा हड्डियां पाई जाती हैं, परंतु एक वयस्क शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो 206 हड्डियां पाई जाती हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, तो जो कंकाल तंत्र है ना, इसे दो भागों में बांटा गया है, बाहरी कंकाल एक्सोस्केलेटन और आंतरिक कंकाल जिसे कहते हैं एंडोस्केलेटन। तो बाहरी कंकाल क्या है? तो शरीर की बाहरी सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को बाहरी कंकाल या एक्सोस्केलेटन कहा जाता है। और ये त्वचा की उपचर्म मतलब कि जो ऊपर की चमड़ी है, तो त्वचा की उपचर्म ही बाहरी कंकाल के रूप में रूपांतरित हो जाती है। तो जो त्वचा के ऊपर की चमड़ी है यही बाहरी कंकाल के रूप में रूपांतरित हो जाती है। जैसे केकड़ा, कॉकरोच, घोंघा, बाल, नाखून और खुर, ये क्या है? ये बाहरी कंकाल के उदाहरण हैं। तो जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं ना, इनमें बाहरी कंकाल पाया जाता है। जैसे आप देखते हैं केकड़ा हो गया, कॉकरोच हो गया। तो कॉकरोच को जब आप टच करेंगे तो ऊपर का हिस्सा आप देखेंगे कि काफ़ी कड़ा होता है, ऊपर का हिस्सा थोड़ा कठोर होता है। आप केकड़े को अगर टच करेंगे तो उसका ऊपर का हिस्सा आप देखते हैं ना, थोड़ा कठोर होता है। तो ये बाहरी कंकाल है जो इनकी रक्षा करता है। जैसे एक उदाहरण है कछुए का। तो जो कछुआ होता है इसमें बाहरी कंकाल और आंतरिक कंकाल दोनों पाया जाता है। कछुए का जो ऊपर का कवच होता है वो बाहरी कंकाल का उदाहरण है, बाकी जो उसका शरीर होता है वो आंतरिक कंकाल का उदाहरण है, जो आगे हम पढ़ेंगे। पर याद रखिएगा, कछुए में बाहरी कंकाल और आंतरिक कंकाल दोनों पाया जाता है। तो बाहरी कंकाल में मृत कोशिका होती हैं, डेड सेल होता है। तो जो हमारे नाखून होते हैं, बाल होते हैं, जानवर के जो खुर होते हैं, वो भी बाहरी कंकाल के उदाहरण हैं। तो बाहरी कंकाल आपको पता चल गया। तो शरीर की बाहरी सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को बाहरी कंकाल कहा जाता है। तो आंतरिक कंकाल कौन सा है? तो शरीर के अंदर पाए जाने वाले कंकाल को अंतःकंकाल या आंतरिक कंकाल कहा जाता है। जैसे कि हम हैं, तो यह शरीर के अंदर मांसपेशियों के नीचे होता है और यह शरीर के आंतरिक अंगों को रक्षा प्रदान करता है। जैसे कि जो मनुष्य है इसके अंदर आंतरिक कंकाल